देखते हैं आज के आपके करंट अफेयर्स 12 जनवरी 2022 के। सबसे पहला करंट अफेयर है लीगल टेंडर के बारे। अब ये लीगल टेंडर क्या होता है? कोई भी चीज जो गवर्नमेंट बैक्ड हो और आपको आपकी करेंसी में इकोनॉमिक पावर प्रोवाइड करे। ठीक है, जैसे कि आपका जो इंडिया के अंदर जो रुपी के नोट हैं, जो करेंसी है हमारी, वो इंडिया का लीगल टेंडर है। सिर्फ हमारी करेंसी के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर है। तो इसमें क्या है कि आप करेंसी लेके कहीं पे भी जाओगे, किसी भी मार्केट, किसी भी दुकान, आपको कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेस आपसे करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना करेंगे तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट बैकिंग का ये मतलब होता है कि इसके खिलाफ ना फिर सजा मिलती है। तो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है इंडिया में अगर कोई भी करेंसी लेने से मना करता है। ऑब्वियस नकली करेंसी तो कोई नहीं लेगा, जो सरकार के द्वारा इशू की गई है वो लेने से कोई मना नहीं कर सकता, वो उन्हें लेनी ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे ऐसी जो भी चीज होती है किसी भी करेंसी मतलब किसी भी कंट्री में, उससे लीगल टेंडर कहते हैं। हमारे इंडिया में हमारे नोट है, नोट के सिवा बाकी जितने भी पेमेंट मेथड्स है ना आपके, चाहे चेक हो गया, डीडी हो गया, प्लास्टिक मनी यानी कि आपके कार्ड हो गए, उसके अलावा आपका जो आज यूपीआई जैसे गूगल पे कह देते हो, ये सब कुछ जो है, ये सारे के सारे कोई भी करने से मना कर सकता है। अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल, वो कह सकता है कि मैं इस तरीके से पेमेंट नहीं लूंगा। पर कोई भी लीगल टेंडर जो भी होगा, जैसे हमारे इंडिया में करेंसी है, करेंसी लेने से कोई मना नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी के पास नोट लेके जा रहे हो, नोट लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये लीगल टेंडर है। क्लियर है? लीगल टेंडर हमेशा रिकॉग्नाइज बाय लॉ होता है ताकि वो पब्लिक और प्राइवेट डेट सेटलमेंट्स कर सके। ठीक है, मतलब वही चीज, चाहे आपने कोई टैक्स पेमेंट करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लीगल फाइन है, कोई डैमेज है, कोई और ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल, जैसे अगर आपने कुछ खरीदा वो भी तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। अगर आपने 10 रुपए के चिप्स का पैकेट भी खरीदा, उसके भी तो पैसे देने हैं, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ही तो है, वो पूरी करनी ही करनी है। तो वो सारी की सारी चीज जिसके गवर्नमेंट जिसमें ऑथराइज करती है बाय लॉ कि यही चीज इसी में हमने करना है, वो चीज है आपका बेसिकली लीगल टेंडर में। आपके जो आज न्यूज आई हुई थी वो बेसिकली ये था कि जो पुराने 500 और 1000 के नोट हैं, एक टाइम पे वो भी तो लीगल टेंडर थे, क्या वो आज भी लीगल टेंडर माने जाएंगे? नहीं, क्योंकि सरकार ने इन नोट्स को, जो पुराने वाले 500 और 1000 के नोट थे, 1000 तो चलो बात ही नहीं है, उन्हें लीगल टेंडर से हटा दिया था। तो इस कारण वो लीगल टेंडर, वो आपको कुछ भी खरीद के नहीं दे सकते वो नोट। ठीक है, क्योंकि अब वो सिर्फ अब एक कागज के टुकड़े ही रह गए हैं। तभी सरकार ने एक्सचेंज करने का टाइम दिया था, उसके बाद बस उसका लीगल टेंडर ही खत्म कर दिया गया। सेकंड करंट अफेयर है एक पुराने शहर के रिगार्डिंग, ममालापुरम। ममालापुरम आपका तमिलनाडु का शहर है और यहाँ पे ना बहुत सारे आपके फेमस एम्पायर्स के कंट्रोल में ये रहा है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, ये चोलास के पास भी रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट ये पल्लवास का एक बहुत ही मेन पोर्ट सिटी थी। ठीक है, पल्लवा जो आपका एक साउथ इंडियन किंगडम था, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। इसके बाद चोलास के पास भी गया है। ठीक है, तो चोलास के लिए भी इंपॉर्टेंट रहा है, इनके लिए भी रहा है। इस शहर को सबसे ज्यादा, मतलब इस शहर को शुरू करवाया था नारासिम्हा वन ने, पर जैसे जिन्हें महाबली भी बोला जाता था। पर इसके अंदर जो टेम्पल्स और ये सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे मशहूर टेम्पल जो यहाँ पे है वो है शो टेम्पल। शो टेम्पल को जो बनवाने वाले हैं और यहाँ पे जो सबसे बड़े स्ट्रक्चर बनवाने वाले हैं ना, वो इनके आगे बेटे नारासिम्हा टू थे। ठीक है, जिन्हें दूसरे नाम से राजा सिम्हा भी बुलाया जाता है, राजा सिम्हा। तो अगर कभी पेपर में राजा सिम्हा आ जाए या नारा सिम्हा वर्मन टू आ जाए, एक ही बात है, एक ही पर्सन है। तो इन्होंने यहाँ पे आपके ग्रेनाइट के पत्थरों से यूज करके स्ट्रक्चरल टेम्पल्स खड़े करवाए थे, जो 5-5 मंजिल ऊपर तक भी जाते हैं। ठीक है, मतलब हाइट में इतने ऊंचे हैं कि 5-5 मंजिल के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे शोर टेम्पल ये बहुत फेमस है। इस साइड पे ये महाबलीपुरम, ये ममालापुरम महाबलीपुरम एक ही चीज है।
ठीक है, इस शहर के एक्सचेंजेबल नाम है, जिस मर्जी से बुला लो। ये जो आपके शोर टेम्पल है, इसके बारे तो आपके मार्को पोलो और बहुत सारे यूरोपियन मर्चेंट्स और जो इंडिया है उन्होंने भी लिखा है, क्योंकि इसकी ना दूर से ही पहचान आ जाती थी और इसे लैंडमार्क माना जाता था। समुद्र में जब कोई ट्रैवल कर रहा था, समुद्र में ना ये दूर से दिखने लग जाता था कि ये एरिया आ गया, तो उन्हें पता चल जाता था कि वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, साइट ऑफ 7 पगोडास। पगोडास बेसिकली वो जो ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर उठते हैं, तो यहाँ पे ऐसे 7 स्ट्रक्चर क्योंकि बने हुए हैं, तो इस कारण दूर से ये 7 जब दिखने लग जाते थे, लोगों को पता चल जाता था कि हाँ अब कोस्ट ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए मार्को पोलो जैसे बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। पत्थर याद रखना, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें स्कल्पटेड, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे चित्रकार बनाए हुए हैं इसकी दीवारों के ऊपर, ठीक है, खरोच खरोच के। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये टेम्पल बना हुआ है। टेम्पल याद करने के लिए दूसरी चीज, हमेशा इनकी जो इमेजेस होती है ना, जैसे शो टेम्पल आज हम करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, गूगल के ऊपर जाके शो टेम्पल की इमेजेस भी साथ में देख लो। इमेजेस याद रह जाएंगी तो अपने आप टेम्पल भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो इमेजेस ध्यान से देख लेना, अपने आप वो चीजें याद रह जाएंगी। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? अगला जो आपका करंट अफेयर है, दी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 का। तो लास्ट ईयर आपके पार्लियामेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डैम सेफ्टी एक्ट पास किया था 2021 का, जो आपके डैम्स को जो 15 मीटर की हाइट से ऊपर है और 10 से 15 मीटर की हाइट वाले, मतलब 15 मीटर की हाइट से तो सारे जितने भी इंडिया में डैम्स हैं सबको कवर करता है, और 10 से 15 मीटर की हाइट के कुछ सर्टेन डिजाइन और स्ट्रक्चरल कंडीशन वाले डैम्स को कवर करता है। इसमें है क्या कि सरकार को एक पावर मिलती है, सेंटर की सरकार को, कि वो किसी भी इस साइज के डैम को सर्वेलेंस भी, मतलब वहां जाके जांच भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकती है, उसके ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस, हर चीज चेक कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कंपलसरी कर सकती है कि क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। ये जो बिल था ना, ये काफी टाइम कंट्रोवर्सी में रहा है और अभी भी कंट्रोवर्सी में है। बेसिकली आज की न्यूज भी कंट्रोवर्सी की ही है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, एक आपके शेड्यूल 7 एग्जिस्ट करता है, जिसके अंडर 3 लिस्ट बनती हैं। ठीक है, ये 7 शेड्यूल किस चीज का है? ये आपके सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटता है कि कौन कौन सा काम कर सकता है। अब इसके अंदर जो सेंटर यूनियन लिस्ट है, वो आपके सारे पानी के ऊपर कोई भी कानून बना सकते हैं जो इंटर स्टेट हो। जो भी नदी, मतलब ऑब्वियसली ज्यादातर नदियां इसमें कवर हो जाती हैं, जो भी नदी, मतलब बड़ी नदियां ज्यादातर कवर हो जाती हैं, जो भी नदी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। अब क्योंकि एक स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन तो उसकी बॉर्डर के साथ ही खत्म हो जाएगी, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट तो वहीं तक कानून बना सकते हैं ना जहां तक उसकी बॉर्डर है। पर जब एक आपके रिवर मल्टीपल स्टेट्स को क्रॉस कर रही है, इसके इस रिवर को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी कानून बनाने हैं, ये आपकी सेंटर की गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, पर इसी के साथ में आपकी जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पावर देती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अंदर वाटर की यूटिलिटी, वाटर की स्टोरेज कैसे करनी है, उस सब के ऊपर ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिख भी दी गई हैं। तो इश्यू यही है मेन, स्टेट वाटर के रिगार्डिंग कानून बना सकते हैं, वाटर स्टोर कैसे करना है, वाटर पावर कैसे बनानी है। पार्लियामेंट इंटर स्टेट वाटर को हमेशा देख सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है बेसिकली क्यों कंट्रोवर्सी में रहा ये बिल ना, सिर्फ उन डैम्स को नहीं कंसिडर करता जो इंटर स्टेट रिवर्स के ऊपर बने हैं, कि ऐसी नदियां जो मल्टीपल स्टेट से पास करती हैं, इनके ऊपर जो डैम्स बन रहे हैं, क्योंकि फिर तो ऑब्वियसली सेंटर की सरकार की जुरिसडिक्शन बनती है। पर ऐसी कुछ नदियां जो सिर्फ एक ही स्टेट में फ्लो करती हैं, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी डैम बनवाया है, ये एक्ट उसके ऊपर भी लागू होता है।
तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना है कि ये सारे के सारे स्टेट्स के ऊपर एक तरीके से सेंटर अपना रूल इंपोज करवा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम एक स्टैंडर्ड मीट करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे डैम की सेफ्टी कैसे हो। देखो, डैम्स जो बनाए जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए ना, तो उससे इश्यू ये हो सकता है कि अगर कभी कोई क्रैक कर गया डैम, तो पीछे जितना स्टोर्ड वाटर है वो अचानक फ्लड बन के जाएगा और बहुत प्रॉपर्टी, लाइफ, इन चीजों का नुकसान होगा। और ये खुद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इंडिया में जो ज्यादातर डैम्स है ना, उनके स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रॉपर नहीं है, उनकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रही। इसी कारण सेंटर की सरकार ने ये एक्ट बनाया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ना हमें फंडिंग भी दे रहा है। एक वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है ड्रिप। इस प्रोग्राम के अंडर वर्ल्ड बैंक इंडिया को फंडिंग देने को तैयार है, हम ताकि हम अपने मेजर सारे डैम्स को ठीक कर सकें। तो सेंटर सरकार इसीलिए इन डैम्स को और फंडिंग लेने के लिए इसके अंडर लाना चाहती है। पर स्टेट गवर्नमेंट इसे एज अ दखल अंदाजी देखते हैं, बिकॉज देखो, अगर सेंटर सरकार इंटरफेयर करेगी तो सेंटर सरकार सिर्फ ये नहीं है कि फंडिंग देगी, उसके सिवा बहुत सारी ड्यूटीज, और सेंटर सरकार कहेगी भी ना कि तुम भी खर्चा करो स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वो उस चीज से स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं भाग रही हैं और उसी के कारण ये इश्यू बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हुई पड़ी हैं। क्लियर है? तो ये एक्ट ने क्या क्या प्रोवाइड किया है, किस किस ग्राउंड पे, वो सारी चीजें। ठीक है, अगला फोर्थ आपका जो करंट अफेयर है आपकी क्रूज मिसाइल के बारे में। सबसे पहले ये क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? देखो, मिसाइल दो टाइप की होती है, एक होती है क्रूज और दूसरी होती है कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फर्क ये होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जब लॉन्च की जाती है, ये पहले ऊपर को जाती है, काफी हाइट अटेन करेगी, स्पेस तक भी पहुंच सकती है, और फिर ये अपनी टारगेट की तरफ मूव करती है। तो इसका जो पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी होती है काफी लंबी होती है। ठीक है, और इसे डिटेक्ट करना भी आसान है, क्योंकि ये रडार्स पे आ सकती है। जब ये वापस एंटर कर रही होगी एटमॉस्फेयर को, तब ये दिख सकती है, ये रडार्स में आ जाती है। क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसे तुम किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो ये लिटरली जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल भी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, तुम इसे जितना नीचे उड़ाना चाहो तुम उड़ा सकते हो, जिसके कारण कहीं पे अगर आपके रडार स्टेशन भी लगे हैं, ये रडार स्टेशन मतलब रडार की रेंज जो है रडार से भी नीचे से निकल के जा सकती है, तो डिटेक्ट करना इसे उतना ही मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब ये सारे वर्ड्स क्या है इतने टेक्निकल। ठीक है, रैमजेट क्या है कि देखो, इसके अंदर ना एक इंजन, ये इंजन की वैरायटी होती है, जिसके अंदर ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेती है और उसे बर्न करके ये अपनी स्पीड और बढ़ाती जाती है। तो इसके अंदर फ्यूल कम डालना पड़ता है। देखो, नहीं तो क्या होता है कि तुम्हें अलग से ऑक्सीजन का एक टैंक जोड़ना पड़ता है मिसाइल के अंदर, वो ऑक्सीजन जलाता जाएगा और तुम्हारी मिसाइल आगे बढ़ती जाएगी। पर ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़ूंगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर का भी तो अपना वेट होगा, तो मिसाइल के अंदर उतना ही कम बॉम्ब आ सकता है। ये एडवांस इंजन आ गए हैं जिसमें अब मतलब साइंटिस्ट ने क्या रियलाइज किया कि आपके ऑक्सीजन जोड़ने की क्यों जरूरत है, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में भी है। अगर मैं मिसाइल किसी तरीके से ऐसी बना पाऊं कि हवा जो एटमॉस्फेयर फ्लाई कर रही है, जब ये आसपास हवा से ही ऑक्सीजन खींच ले और उसे जलाती जाए, तो अपने आप मेरा इतना वेट बच गया, उससे स्पीड भी बढ़ जाएगी, दूरी भी बढ़ जाएगी, और आपका बॉम्ब भी बड़ा कैरी कर सकती है। इस कारण ये इंजन बनाए गए हैं। तो इंडिया ने भी अपना खुद का बना लिया, इसके हमारे सिवा आपके चाइना, रशिया, यूएस, ये 3 देशों के पास और ये टेक्नोलॉजी है। तो टोटल दुनिया के 4 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। देखो, सोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड, साउंड जितनी स्पीड से चलती है, इससे जो कम स्पीड होती है उसे कहते हैं सबसोनिक। और अगर तुम साउंड की स्पीड को क्रॉस कर जाओ तुम बन जाते हो सुपरसोनिक। साउंड की स्पीड को मेजर किया जाता है 1 मैक से, ये उसका यूनिट है। तो ये जो आपकी सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका मतलब है ये 1 मैक से ज्यादा की स्पीड पे उड़ती है।
और ये इसलिए साउंड से ज्यादा तेज है। ठीक है, जितने मैक बढ़ते जाएंगे, लेट्स सपोज 2 मैक आ गया, उसका मतलब है कि ये साउंड से 2 गुना ज्यादा तेज जा रही है, यानी कि आप तक आवाज भी नहीं पहुंचेगी, उससे पहले मिसाइल पहुंच जाएगी दुगनी स्पीड से। तो ये दुनिया में अब टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दुनिया की, सुपरसोनिक कैटेगरी में ये फास्टेस्ट है। दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ये आपके ब्रह्मोस क्यों खास है? ब्रह्मोस इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाई है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी 2 रिवर से बनता है। एक साइड पे आपकी आती है ब्रह्मपुत्रा, वहां से आया ब्रह्म, और उस वहां से आया ब्र, और मोस आया आपका मॉस्कोवा रिवर से जो रशिया में फ्लो करती है। इन दोनों को ब्र और मॉस को जोड़ के ब्रह्मोस बना दिया। ठीक है, तो इसका नाम भी ऐसे रखा गया। क्लियर है? देखो, इसकी स्टार्टिंग में रेंज सिर्फ 250 किलोमीटर ही थी, पर हमने ना 2016 ने इंडिया ने ना एक रेजीम ज्वाइन कर ली थी जिसे कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। जो इसके मेंबर होते हैं वो आपस में वो टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं कि दूर तक वार करने वाली मिसाइल्स और ज्यादा बॉम्ब कैरी करने वाली मिसाइल की टेक्नोलॉजी एक दूसरे को दे पाए। जब तक इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया था, रशिया हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था। तो 2016 के बाद अब हम इसे लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं। अब ये 650 किलोमीटर तक तो वार कर सकती है, और अब अगली 1500 किलोमीटर दूर तक की इसकी रेंज बनाने की हमारी कोशिश है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसे एडवांस करते जा रहे हैं। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल है, इसके बारे कई बार तुम सुनोगे। क्लियर है? कोई भी डाउट?